नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी कम होने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 7,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 172 लोगों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना की रफ्तार थमने लगी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 15,34,176 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,06,276 है, जबकि अब तक कुल 18,760 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बताया कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रदेश में 4,62,00,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। 1,60,00,000 से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगभग 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच उत्तर प्रदेश में 1 लाख कोरोना के मामले प्रतिदिन आएंगे, आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिन के अंदर 2,04,000 सक्रिय मामलों की संख्या कम हो गई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी है कि प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 1,25,00,000 लोगों को कोरोना की पहली डोज दी जा चुकी है और 33 लाख लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है। 23 जिलों में 18 से 45 साल के लोगों को अब तक 8,52,000 वैक्सीन की डोज दी गई है। सैंपल भी जो है अब रिकॉर्ड 2,90,000 के आसपास पिछले 3-4 दिन से हो रहे हैं और ये जो कुल मरीज हमारे 1,06,276 जो लोग संक्रमित हैं, इनमें से 72,547 जो हैं वो होम आइसोलेशन में और 8,635 जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। शेष सरकारी अस्पतालों में हैं या जो 7,735 नए आए हैं वो डिफरेंट अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में एलोकेशन की उनकी प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा जो पीक था 24 अप्रैल का, जिसमें 3,10,000 कुल हमारे एक्टिव मामले थे और उस दिन 38,000 मामले आए थे, उससे आज जो है लगभग 31,000 मामले कम आए हैं और जो कुल एक्टिव मामले हैं उनमें भी लगभग 68% की लगभग 2,05,000 की कमी आई है। ये जो पूरा एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है वो स्थल निरीक्षण भी कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी लखीमपुर के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने एक गांव में जाकर जो एक गांव में हमारा निगरानी समिति। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट आ रही है, जिससे बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। इस पर यूपी सरकार में मंत्रियों की प्रतिक्रिया आप सुनिए। महामारी के संबंध में हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी लगन के साथ, पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए इसको रोकने, इसके विस्तार को रोकने तथा इससे संबंधित इलाज के बारे में विशेष रूप से चिंता की और उसी का आज परिणाम है कि लगातार कोरोना के केसेस कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछली 24 तारीख को एक दिन में सर्वाधिक केस 38,055 आए थे। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दिन मात्र 7,735 केस आए हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा डिक्लाइन शो करता है कि एक तरफ 38,055 केसेस और दूसरी तरफ आज लगभग 25 दिन के बाद 7,735 केस, यानी कि लगभग 31,000 केसेस का एक दिन में डिक्लाइन हुआ है। साथ ही 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस आए थे, कोरोना के पॉजिटिव सक्रिय केसेस थे। आज ये घटकर 1,06,276 केसेस रह गए। इसमें लगभग 68% की गिरावट आई।
चल भी रहा है कि संभावित छोटे बच्चों में या 18 साल के नीचे के बच्चों में आ सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में हम लोग ने अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस में पीडियाट्रिक आईसीयू जो पीकू कहते हैं और जनपद स्तर पर और सीएचसी लेवल पर ये हम लोगों ने इसको स्थापित करने के लिए तैयारी कर लिया है। इससे संबंधित जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, दवाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रारंभ कर दिया। इसको लगभग 20 जून तक हमको पूरा कर लेना है। इसको निगरानी के लिए सर किस तरह के डॉक्टर और कौन सा पैनल होगा, कौन कौन से लोग शामिल होंगे इसमें? डॉक्टर्स का नाम तो हम नहीं जानते इसमें, मगर केजीएमयू के ही डॉक्टर्स इसमें बच्चों से संबंधित जो इस तरह का बीमारी आ सकता है उसमें एक पैनल बना है जिसमें केजीएमयू के डॉक्टर्स भी हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो सब मिल के इसमें पैनल से जुड़ जाएंगे और उनका सबका सलाह लेके तब सरकार को बताएंगे। उत्तर प्रदेश लगभग 4 करोड़ से ऊपर की टेस्टिंग कर चुका है। हाँ, ये क्योंकि हम लोग ने ये तो एक बहुत अच्छा हम लोग ने कवर किया है। ये जब 2020 मार्च में हमने जब प्रारंभ किया था तो एक लैब हमारे पास था केजीएमयू का जिसमें 70-72 हम टेस्टिंग करते थे। आज हम लगभग आरटीपीसीआर का ही जांच हम लगभग 1,20,000 कर रहे हैं। बहुत से आरटीपीसीआर मशीन हमारे उनकी कैपेसिटी को हम बढ़ा भी रहे हैं और जल्दी उनका और बढ़ेगा इस बात को। तो आरटीपीसीआर जहाँ 70-72 से लेके आज 1,20,000 तक हम उसको पूरा कर लिए और बाकी हमारा एंटीजन है, ट्रूनेट है, सीबीनेट है, ये सब मिला के हमारा लगभग 3 लाख तो टेस्टिंग हम प्रतिदिन कर ही रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम टेस्टिंग करते हैं उतना हम उन पेशेंट्स को हम चिन्हित कर लेते हैं जो कोविड पॉजिटिव है और उनका उपचार और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद हम उसको कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी के आधार पर हमने इसको कंट्रोल किया, इसलिए टेस्टिंग। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। लगातार सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे वो अब सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से नवनीत सहगल ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारी साझा की उससे तो ऐसा ही लग रहा है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए संदीप त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अजय वर्मा जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार हर जिले का दौरा कर रहे हैं और आज उनके द्वारा ये बात कही गई है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं जी, मुख्यमंत्री है, सरकार है, ये अपना जो मत रखते हैं ये तो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं। इस वक्त देश के हाल बहुत बुरे हैं कोरोना से और कोरोना की स्थिति इतनी भयानक चल रही है तो सरकार ने ये कहा, एक इस तरह से सेंसर जारी कर दिया कि भाई आप पॉजिटिविटी दिखाइए, नेगेटिविटी मत दिखाइए। कल अगर आपने देखा हो, देश का बड़ा मशहूर चैनल नोएडा, मैं आपको नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गुड़गांव, हरियाणा, लोनी में एनसीआर के क्षेत्रों के शमशान घाट के आंकड़े आपको दे सकता हूं। और ताजा आंकड़ा कल नोएडा शमशान घाट का है जो वहां पर है कि कल वहां कोरोना से रजिस्टर में एंट्री थी 23 और प्रदेश सरकार ने दिखा रखे हैं 5 और एक जिले में कम से कम 15-20 शमशान घाट और कब्रिस्तान है। अगर एक शमशान घाट या एक कब्रिस्तान में, ये आंकड़े बता रहे हैं रजिस्टर के, मैं नहीं कह रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्यता बता रहा हूँ। जैसे शिक्षकों के मामले में आपने देखा 3 शिक्षक बताए और शिक्षक संघ ने 1622 लोगों की लिस्ट दी है। तो ऐसे ही लाखों लोगों का मामला है। अभी चूंकि सरकार का अपना एजेंडा है, सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, सरकार के पास सिलेंडर नहीं है ऑक्सीजन के, सरकार के पास बेड नहीं है और अब तक मैक्सिमम लोग हताहत हो चुके हैं, बहुत सारे मारे जा चुके हैं। कोई मरा है ऑक्सीजन के अभाव में, कोई मरा है बेड के अभाव में। तो पहली बार हमने अपने हिंदुस्तान में हजारों साल में देखा कि शमशान और कब्रिस्तान के बाहर भी लाशों की शव को दाह करने के लिए भी इंतजार लोगों को करना पड़ रहा। तो क्योंकि मोदी हैं और योगी हैं तो मुमकिन है। आपदा काल में, डिजास्टर मैनेजमेंट में जब इनके पास समय था, 1 साल का समय बचा, आपने क्यों नहीं उसमें व्यवस्थाएं की? आप तो विश्व गुरु बन रहे थे, आपने हमारे बच्चों के टीके भी निर्यात कर दिए। 8 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ तो है, लेकिन 18-20 करोड़ है अगर आरटीआई में आप जाएंगे। आपने भारत की ऑक्सीजन 9,300 मैट्रिक टन आपने निर्यात कर दी। और जब आपसे पूछा गया
तो आप विश्व गुरु हैं। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, बंगाल में आप दीदी और दीदी चिल्लाते रहे, लेकिन बंगाल के लोगों ने भी आपको जिले इलाई वापस कर दिया, सत्ता नहीं सौंपी। ऐसे ही कोरोना से पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का कमजोर वर्ग का मजदूर, पूरे हिंदुस्तान का बेरोजगार, पूरे हिंदुस्तान के जीएसटी से परेशान लोग, पूरे हिंदुस्तान के नोटबंदी से परेशान लोग, अब कोरोना से पीड़ित परिवार आपके पीछे और आपसे मांग करते हैं कि ये क्या हो रहा है सरकार, हमें बचाइए। अच्छा, और सुन लीजिए, एक थोड़ा सा फाइनली करूं, एक और सुन लीजिए। कोवैक्सीन और वैक्सीन जो कोरोना की लग रही थी पूरे देश में, फोटो पूरा देश जानता है कि मोदी साहब बड़े ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी हैं। उनको सब पहचान जानते हैं, 2014 में आए थे साहब, और उनको सब जानते हैं कि भाई वो विश्व गुरु हैं, सब कुछ हैं। तो अपनी उनको पहचान बताने के लिए वैक्सीन पे भी अपना फोटो छपाना पड़ गया। हमने इसकी निंदा करी और मांग करी कि इस फोटो को हटवाइए। फोटो सेशन, गुफा में जाएंगे पूजा करने तो फोटो, सड़क नदी किनारे जो है वो बीनने जाएंगे पानी की बोतलें, प्लास्टिक पॉलीथीन, तो फोटो। नदी गंगा किनारे जो शब बह रहे हैं इनको कौन बीनने जाएगा? ना योगी जी बीनने जा रहे हैं, ना मोदी जी बीनने जा रहे हैं। भाई आप चलिए नहीं जा रहे हैं, आप बड़े नेता हैं तो कार्यकर्ताओं को भेजिए, उनको तो गिद्धों को और कुत्तों के लिए ही खाने के लिए छोड़ दिया है आपने। अच्छा, अब जब आप ये कर रहे हैं, चलो अच्छा आपने फोटो छपवा दिया, प्रधानमंत्री आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, आप राजा है, प्रजा ने आप पे भरोसा करा तो राजा का चेहरा था। तो मेरा अनुरोध, हमारी पार्टी का अनुरोध, कांग्रेस का अनुरोध, विनम्र अनुरोध, 136 करोड़ जनता का अनुरोध ये है, इनके वीर बयानवीर, इनके भक्त, इनके अंधभक्त, इनका आईटी सेल सब छोड़ दीजिए। केवल और लोग मांग करते हैं कि मोदी जी जो ये मौतें शमशान में, कब्रिस्तान में और आपके इसमें हो रही हैं, इन मौतों के सर्टिफिकेट पे भी मोदी साहब को अपना फोटो छपवाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि आपके कार्यकाल में हम लोग मरे थे, तो सर्टिफिकेट हमारे घर में रखा रहेगा। ठीक है अजय वर्मा जी, अब संदीप त्यागी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी, सभी गांवों को 2-2 आईसीयू एम्बुलेंस देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था को राम भरोसे कहा था। ये बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा कि ऐसा आदेश ना दे जिनका पालन संभव ना हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा दी गई है, जिसमें सभी गांवों को 2-2 आईसीयू एम्बुलेंस देने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हर नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड होने के फैसले पर भी रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। और फिलहाल राष्ट्रधर्म में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का कोरोना से निधन हो गया है। राजकुमार केसवानी ने 70 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका कोरोना का इलाज चल रहा था, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है। केसवानी का जन्म 26 नवंबर 1950 में भोपाल में हुआ था। पहले पत्रकार थे जिन्होंने भोपाल त्रासदी में सुरक्षा चूक की ओर ध्यान आकर्षित किया था और अब उनका कोरोना के चलते निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार केसवानी का कोरोना के कारण निधन हुआ है। वो जिंदगी की जंग हार गए। राजकुमार केसवानी ने 70 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। चलिए अब अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर। यह कहा जा रहा है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार अब थम गई है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय जी ने ब्रेक पर जाने से पहले तमाम बातें रखी। उनका यह साफ तौर पर कहना था, या फिर यूं कहे कि उन्होंने आरोप लगाया है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, आंकड़ों का हेरफेर हो रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यूपी में कोरोना की रफ्तार थम गई है। संदीप त्यागी जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से राजकुमार केसवानी जी के श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी सर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान। मुद्दे पर आता हूँ। अभी मेरे मित्र अजय वर्मा जी ने जो आरोप लगाए हैं, इनका शुरू से लेकर आज तक आरोप लगाने का काम रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। इन लोगों को आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। जमीन पर उतरकर लोगों की भावनाओं से जुड़ने का कोई काम नहीं है। जन भावनाओं से खेलने का इन लोगों का काम है। ये जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं, जन भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। सरकार जहां एक तरफ अच्छे कदम उठा रही है, सरकार के कदम अच्छे कदमों की सराहना करने के बजाय ये लोग सरकार की इन लोगों को सरकार की जो है बुराई करनी है, बिना वजह बुराई करनी है, बिना वजह आरोप लगाने। आरोप भी इनके निराधार है, कोई आरोप इनका सच नहीं है, झूठे अनर्गल आरोप ये लगा रही हैं। जो चीजें हैं, जिन चीजों पर नियंत्रण योगी सरकार ने किया है, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को, उनके डॉक्टर को, नर्स को, नर्सिंग विभाग को, जिन्होंने दिन रात 24 घंटे लगातार प्रयास करके इस कोरोना के जो बढ़ती हुई रफ्तार पर जो लगाम कसी है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि भविष्य में ये आने वाली तीसरी लहर के लिए भी वो तत्पर रहे, तैयार रहे। ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये लोग आपदा में जो है अवसर का बात मैं समझ रही हूँ संदीप त्यागी जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन इस बीच में मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करनी है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जैसा कि अजय वर्मा जी ने भी कहा, चाहे वो अब आज कानपुर से लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पहले भी अलग अलग घाटों से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि रेत के अंदर शवों को दबाया जा रहा है और बहुत सारी संख्या में वो शव हैं। तो उसका आंकड़ा कहाँ गया? तो ये एक बड़ा और अहम सवाल है और वाजिब सवाल है। मैं इसका भी जवाब आपसे चाहूंगी संदीप त्यागी जी। मैं बताना चाहता हूं पल्लवी जी, इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले जल पुलिस को आदेश कर दिया था कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना घटनी चाहिए और कोई इस पर जो भी कोई हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके बाद से कोई घटना इस प्रकार की नहीं घट रही है और उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अगर कोई इस तरीके की घटना घटा रहा है, कहीं हो रही है, तो उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ अनर्गल बयानबाजी, आरोपबाजी करने का इन लोगों का काम है। लोगों की भावनाओं से जुड़ने का इनका कोई काम नहीं है। जन भावनाओं से इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनके नेता ट्विटर पर राजनीति करते हैं, ये लोग ट्विटर पर राजनीति करते हैं। ये समय ट्विटर पर राजनीति करने का नहीं है। ये समय जनता की, जो जनता इस समय त्रासदी से, एक कोरोना महामारी से, ये बीमारी नहीं है, महामारी है, इस महामारी से जूझ रही है, उस बीमार लोगों के साथ जुड़ने का समय, उनके साथ खड़े होने का समय, उनके साथ खेलने का समय नहीं है, उनकी भावनाओं से खेलने का समय नहीं है। मैं इनसे ये सिर्फ इतनी कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास आऊंगी अजय वर्मा जी। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं, जो कि कर्नाटक से आ रही है। लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कर्नाटक में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब 7 जून तक यहां पर कड़ी पाबंदी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने ये अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों के
पास ही ये अधिकार है कि वो किस तरीके से लॉकडाउन को घटा बढ़ा सकती हैं। तो इस बीच कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, इसलिए 7 जून तक यहां पर पाबंदियों को सरकार ने बढ़ा दिया है। 7 जून सुबह 6 बजे तक सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। जिला अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त इलाज करवाने का फैसला भी कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने ले लिया है। ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में कर्नाटक सरकार ने अहम फैसला लेते हुए ये ऐलान कर दिया है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें ब्लैक फंगस के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वहीं 7 जून सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है कर्नाटक में। बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का ये फैसला लिया। चलिए अपने दोनों मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। बताइए अजय वर्मा जी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बस आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसलिए इस तरह की बातें आपके द्वारा शुरू से ही की जा रही हैं। देखिए, हर पार्टी के छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, मंत्री हो या अदर्स हो, उसका पार्टी का बचाव करना चाहे कितना ही फेलियर हो, उसका तो नैतिक धर्म है और ये लोग ये काम कर रहे हैं जी। बहुमत से अगर आप कोई चीज हासिल कर लेते हैं तो अगर आपके चलाना नहीं आता तो उस चीज का भी सर्वनाश हो जाता है। जर्मन में आपने देखा था, हिटलर ने जर्मन में बहुमत से सत्ता तो हासिल कर ली थी और जो भी काम वो करता था सब लोगों से कहता था मैं देशभक्ति और देश के लिए कर रहा हूँ। लोगों को मारता था, ज्यूज 10 लाख से ज्यादा ज्यूज मार दिए थे और वहां पर ज्यूज वर्सेस नाजी चलता रहता था। लेकिन जर्मन पहले फर्स्ट 10 में आता था, बाद में आप 100 नंबर से ऊपर भी चला गया और आज तक कभी विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हो पाया। और 30 अप्रैल 1945 को जर्मन के हिटलर महान जिसे बोलते हैं, वहां के क्रूर शासक, वहां के डिक्टेटर, वहां के तानाशाह, अपने करीब 700-800 लोगों के साथ या तो सुसाइड करा या लोगों ने मार दिया, क्योंकि जर्मन के साथ जो दगा किया गया। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, 136 करोड़ के लोग हैं। सबसे पहले तो लोग यहाँ जीएसटी से मरे, उसके बाद नोटबंदी से मरे, हर तरह से बर्बाद, फिर बेरोजगारी से मरे, फिर लोग हालात हुए कि मजदूरों की नौकरी गई, व्यापारियों का व्यापार गया, लोगों को उससे मरे। उसके बाद ये कोरोना में जैसी महामारी आई तो डिजास्टर मैनेजमेंट में साहब विश्वगुरु बन गए, तो यहाँ से लोग बहुत मर गए और करोड़ों लोग चले जा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं रहा है कि आप लेके 2014 से आज 21 आ गया, 22 में हम पहुंचने जा रहे हैं। विकास के नाम पर आपने भारतीय सारे जितने भी गवर्नमेंट की नॉर्दर्न कंपनियां थी वो बेच दी, रेलवे स्टेशन बेच दी, हवाई अड्डे बेच दी। एक बात है अजय वर्मा जी, अभी आपने खुद ने कहा कि हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, ये बात तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इतना ही सब कुछ खराब था तो 2014 के बाद एक बार फिर से कैसे मोदी प्रधानमंत्री बन गए या बीजेपी सत्ता में आ गई? लोकतंत्रात्मक देश है ना सर, ईवीएम तो हैक नहीं किया होगा। अगर ईवीएम हैक ही करना होता तो पश्चिम बंगाल में भी कर ही लेते फिर, क्योंकि वो तो नाक का सवाल था, साख का सवाल था। जी मैं बताऊं, कोरोना काल में अभी रिसेंटली पिछले कोरोना काल में कई ऐसे डिसीजन हुए जो देश के खिलाफ थे। अब आईडीबीआई बेच दिया, LIC बेचने की तैयारी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, सिलेंडर से मर रहे हैं। इन लोगों की मानवीय संवेदना कहाँ है, पूछता है सारा संसार। WHO ने भी कहा कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, तीसरी लहर भी आएगी, आपके संविधान आपके संसाधन नहीं है। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी साहब की कोठी और साहब का ऑफिस, महल और ऑफिस, राजा साहब के महल और ऑफिस तैयार होने चाहिए। राजन जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर सेंट्रल की राजनीति की बात कर रहे हैं तो क्यों मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं झारखंड की क्या स्थिति है, मेरे कांग्रेस साथी बताएं, मेरे कांग्रेस साथी बताएं छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है, और मेरे कांग्रेस साथी बताएं राजस्थान की क्या स्थिति है। के खिलाफ, उनके खिलाफ और बड़े लोगों के खिलाफ, इन लोगों का काम ये है झूठ बोलना। जिनके गाना पर आ जाते हैं क्योंकि आप किसी और राज्य पर जाएंगे या केंद्र पर जाएंगे तो संदीप त्यागी जी फिर आपके शासित वाले राज्यों पर चले जाएंगे, तो अपन वापस यूपी पर ही लौट आते हैं। सर, यूपी के बारे में ही बात कर लेते हैं। राजनीति करनी है, सेंट्रल विस्टा की करनी है तो महाराष्ट्र की स्थिति बताइए। महाराष्ट्र में सरकार आपकी है, छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी है, झारखंड में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी है। हिंदुस्तान में क्यों नहीं बात करते हैं?
अरे भैया मेरी सुन तो लो मेरे भाई, फिर अरे आप बताइए ना महाराष्ट्र की स्थिति को। महाराष्ट्र में तो सरकार आपकी है, क्यों नहीं बोलते हो महाराष्ट्र पर, क्यों नहीं बोलते हो राजस्थान पर, क्यों नहीं बोलते हो झारखंड पर, क्यों नहीं बोलते हो छत्तीसगढ़ पर? आप ही बोल लो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देश को बांटने का काम मत करो, आप पहले ही काम कर चुके हो। तो देश की आजादी से और आज तक देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया। शायद सुनना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का काम मत करिए, देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया 1947 से और 2014 तक। अगर देश को बांटने का काम, देश में विभाजन की राजनीति अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने की है। आपकी हालत इसीलिए ऐसी हो गई है कि आप आज विपक्ष में बैठने की स्थिति नहीं है, आपके पास विपक्ष में बैठने के लिए कुछ नहीं है। के होते हैं वो किसी स्टेट के नहीं होते। 136 करोड़ लोगों ने भरोसा करा था। अरे आप बात उत्तर प्रदेश की करिए, जान माल की रक्षा करी जाए। पल्लवी जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की तारीफ WHO के माध्यम से होती है, उत्तर प्रदेश की तारीफ बॉम्बे हाईकोर्ट के माध्यम से होती है, उत्तर प्रदेश की तारीफ दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से होती है, और उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ नीति आयोग के माध्यम से होती है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को कि बैठकर आरोप लगाने की राजनीति करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये समय है जनता के साथ खड़े होने का। जनता के साथ खड़े होइए, आइए, उनकी भावनाओं से खेलने का समय नहीं है, उनके साथ खेलने का समय नहीं है, उनकी भावनाओं से जुड़ने का समय है। आपको कह रही है कि आखिर भाई कुछ तो करिए, इन कोरोना से लोगों को बचाइए, जान माल की रक्षा करिए। देखिए अजय वर्मा जी, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे ही कोरोना से स्वस्थ हुए वो पूरी तरीके से सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, तो इसका कुछ तो असर नजर ही आ रहा होगा। अब वो भी साथ चाह रहे होंगे विपक्ष का कि राज्य में उन्हें विपक्ष का साथ मिल जाए तो वो शायद कुछ और अच्छा कर जाएं, कुछ अच्छे सुझाव आप उन्हें दीजिए तो वो शायद उन सुझावों को मान लें। हालांकि मैं ये बात आपसे भी कहना चाहूंगी संदीप त्यागी जी, प्रियंका गांधी लगातार कोशिशें कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ को एक के बाद एक उन्होंने कई पत्र लिखे, सुझाव भी दिए, तो ऐसे में ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष का सुझाव लेकर आगे बढ़ें, तभी तो जाकर हम इस महामारी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप त्यागी जी, अभी तो समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। सर, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके और शायद उन कोशिशों का असर अब होता हुआ नजर आ रहा है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं, नवनीत सहगल ने जो प्रेस वार्ता की है, उनको देखकर, उन आंकड़ों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर यह लग रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं, क्योंकि यूपी में अब ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। उम्मीद हम यही करेंगे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में कोरोना से हालात ठीक होने लगे। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।